नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आ चुकी है वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की, जिसका था आप लोगों को एक लंबे समय से इंतजार और अब है वो आपके द्वार। जी दोस्तों, शुरू हो चुका है आवेदन 16 मार्च से आप लोग पंजीकरण कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया कितनी होगी, इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों को कितना ज़्यादा वेटेज मिलेगा और इसका पैटर्न क्या होगा, फीस क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं पंजीकरण के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए डेट शुरू हो रही है 16 मार्च से। 16 मार्च से लेकर के पंजीकरण जो है वो 11 अप्रैल तक चलेगा और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी आप उसी दिन से आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 13 अप्रैल और फाइनल सबमिशन के लिए आपके पास लास्ट डेट है 15 अप्रैल। इस प्रकार से आपके पास लगभग पूरे महीने भर का समय है। तो ये थे महत्वपूर्ण दिन। और अब बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप स्नातक हैं तो आप 2 विषय से भी आप आवेदन भर सकते हैं, लेकिन हर विषय के लिए अलग अलग आप लोगों को आवेदन करना होगा। और इसके अलावा पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। पद कितने हैं मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ये सबसे अच्छी बात होगी। और इसके अलावा अगर बात करें कि पेपर किस भाषा में होगा, तो आप जिस भाषा में कर रहे हैं, मतलब भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र होगा वो आपकी भाषा में होगा। जैसे संस्कृत के हैं तो संस्कृत में होगा, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी में होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ, जो नियम है कि उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही मान्य होगा, जो यहाँ के निवासी हैं सिर्फ उन्हें, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ध्यान दें, तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर वेटेज दिया गया है और वेटेज के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके सेवा अनुभव के आधार पर ही वेटेज उनको मिलेगा। वेटेज के लिए डेट ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन से उनको जो है राजकीय कोषागार से वेतन भुगतान प्रारंभ हुआ है उस दिन से उतना माना जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ईयर के हिसाब से मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे वेटेज के रूप में जो है तदर्थ शिक्षकों के लिए। इसलिए उस दिन से, जिस दिन से उनको जो है वेतन मिल रहा है, उस दिन से गणना की जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार से अगर आप गलती करते हैं तो कोई भी संशोधन करने के मान्य नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप लोगों के पास जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए और इसके अलावा जो है फ़ोटो आपके पास हो जो कि विधिवत हो, मतलब कि जैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और बिना किसी जो है अस्पष्टता के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए 3 स्टेप हैं। जैसे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फीस पेमेंट करना है और फिर फॉर्म सबमिशन करना है। देखिए 4 जगह भटकने से अच्छा है दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए या आप खुद विज्ञापन पढ़ लीजिए। आपके विज्ञापन की सरलता के लिए विज्ञापन आपको पढ़ना ना पड़े, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो 4 जगह भटकने से अच्छा है कि आप इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो ये पूरा प्रक्रिया इसमें दी हुई है। इसके अलावा शुल्क भुगतान के लिए आप जो है आपको नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट मेथड जैसे कि पेटीएम है, इन सब का यूज करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी उसका आप यूज करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर्म का जो तीसरा भाग है फाइनल सबमिशन करेंगे। अब बात करें अगर फीस की, तो 700 रुपये जो है अनारक्षित के लिए है। अनारक्षित सभी लोगों के लिए होगा अगर अदर स्टेट हैं, तो अगर वो आप ओबीसी को भी बिलोंग करते हैं फिर भी आपको यहाँ अनारक्षित में ही फॉर्म भरना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 700, अनुसूचित जाति बोले तो एससी के लिए जो है 400, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये और 50 रुपये सभी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क लगेगा।
अब बात करें अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए और महिला के लिए और विकलांग के लिए, तो देखिए विकलांग के लिए जो है वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसका आधा लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप EWS को बिलोंग करते हैं और विकलांग हैं तो आपको 200 रुपये देना होगा। इसी प्रकार से महिला, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए उनके मूल, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, महिला हैं, तो आपको उसके अनुसार ही देना पड़ेगा, 700 रुपये ही लगेगा आपका। तो इस प्रकार से आप फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। फ़ोटो के लिए आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोटो इस प्रकार से होनी चाहिए, 5 KB से 30 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो फ़ोटो के लिए ध्यान दें। इसके अलावा जो है आप फाइनल सबमिशन करने के पहले अपने चीज़ों को यस डिक्लेयर करना होगा, उन्हें चेक करना होगा कि आपने सही भरा है कि नहीं। रिक्त पदों की संख्या जो है अभी तक जो है यहाँ पर यह है कि रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, यद्यपि रिक्त पदों की संख्या दी हुई है। और मिनिमम एज जो है 1 जुलाई 2021 को 21 साल की होनी चाहिए व्यक्ति के लिए। और अर्हता को मैं बताता हूँ, नीचे दिया हुआ है। शैक्षिक योग्यता के लिए और वेतनमान की अगर बात करें तो 44,900 से 1,42,400 रुपये का ये लेवल होगा। यहाँ पर से आपको इस तरह का पेमेंट मिलेगा। आरक्षण की बात करें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है। अन्य के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जैसा नियम है राष्ट्र का वैसा ही आरक्षण मिलेगा। और अगर दिव्यांगजन की बात करें तो 4% आरक्षण मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% का आरक्षण होगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के बारे में इसमें बताया गया कि भूतपूर्व सैनिक कौन होंगे और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, इन सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। परीक्षा केंद्र अगर देखें तो जो है मंडल का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर परीक्षा केंद्र रखे जाएंगे और आपको ध्यान देना है कि आपका जहाँ सेंटर हो आप वहीं पर एग्ज़ाम दें। अगर देखें तो भर्ती की बात करें अगर, तो भर्ती जो होगी वो उसमें लिखित परीक्षा होगी। कुल 125 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक होगा। इस प्रकार से पूरे 500 अंक का होगा। और समयावधि जो हो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 125 प्रश्न आपको करना होगा। प्रश्न जो होंगे MCQs होंगे। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए तदर्थ प्रशिक्षित स्नातकों के लिए जो वेटेज की बात मैं कर रहा था, तो वेटेज जो है 1 साल की सेवा के लिए 1.5 अंक मिलेगा और अधिकतम 30 से ज़्यादा अंक नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन अधिभार जो है जोड़ने पर आपको जो है 500 से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, मतलब टोटल वही 500 ही रहेगा। चयन के लिए मेरिट लिस्ट जो होगी वो ध्यान दीजिएगा कुल 25% लोगों को लेकर के बनाई जाएगी। इस प्रकार से जैसे वैकेंसी होगी उसी के अनुसार बनाई जाएगी। और अगर सामान्य सी बातें हैं कि इन सभी नियमों को आपको पालन करते हुए फॉर्म भरना है। अन्य यही सब सामान्य जानकारी इसमें दी हुई है। और ये देखिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र का स्वरूप है। अगर आप यूपी के हैं, SC और ST को बिलोंग करते हैं कैटेगरी को, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से जो है विकलांगों के लिए इस प्रकार का प्रमाण पत्र होगा। इन्हें आप देख लें, सब पैरा दिए हुए हैं। और अब आते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से इसमें टोटल वैकेंसी दी हुई है। और ध्यान दीजिएगा कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। बालिकाएं जो हैं वो दोनों में भर सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक में भर सकती हैं। मतलब ये है कि बालक में अगर भरेंगे तो बालिका में नहीं भर पाएंगी। इस प्रकार से जो है अधिकार दोनों में है, लेकिन उनको शुरू में ही निश्चित करना होगा कि किसमें भरना है। लेकिन बालक जो है संगीत को छोड़ करके अन्य किसी विषय में नहीं भर पाएंगे। ठीक। और अगर आप देखें कि एलिजिबिलिटी के लिए कितना शैक्षिक अर्हताएं हैं, तो शैक्षिक अर्हताएं के लिए देखें तो हिंदी विषय के लिए आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होगी। मतलब ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। अन्य विषयों के लिए अगर हिंदी, गणित की इत्यादि की बात करें तो गणित के लिए सिर्फ गणित होना चाहिए और अंग्रेजी के लिए सिर्फ अंग्रेजी होनी चाहिए। संस्कृत के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से लेकिन अगर आप उसकी बात करें सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के लिए आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए जिनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। विज्ञान के लिए भौतिक तथा रसायन विज्ञान होनी चाहिए, इसके साथ आपको BSc होना चाहिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जीव विज्ञान के लिए इसमें अलग से दिया गया है कि जीव विज्ञान से वहाँ पर उनको होना जरूरी है ग्रेजुएट। सामाजिक विज्ञान के लिए देखें अगर, तो इतिहास, ध्यान से देखिएगा, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से
कोई 2 विषय होने चाहिए। जीव विज्ञान के लिए ध्यान दीजिएगा, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए और बीएड तो सबके लिए कंपलसरी ही है। तो इस प्रकार से पूरे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है और इन्हें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इन्हीं विभिन्न प्रकार की अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए, स्ट्रेटजी प्राप्त करने के लिए और अन्य सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।